अ वेरी फाइन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में, और ये प्रोनाउंस का सेकंड लेक्चर होगा। हमारी स्पॉटिंग द एरर्स की सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है, और हम वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू स्पॉटिंग द एरर्स। जैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, और हमने आर्टिकल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स मूविंग ऑन इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमने जो कल की क्लासेस में डिस्कस किया था उसको एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। तो हमने देखा था कि प्रोनाउंस के सबसे पहले प्रोनाउंस क्या होता है, तो ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दे आर नोन एज प्रोनाउन। और इसके बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं। अब इन 6 टाइप्स में हमने 3 टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, विच आर पर्सनल प्रोनाउन, देन वी हैड reflexive pronoun, reflexive pronoun, and in the third we had demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Personal pronoun में हमने देखा था कि all the basic pronouns that we use in general, like I, we, you, he, she, it, they. Reflexive pronoun में all the pronouns they refer back to the noun for which they stand. जैसे हमारा था he का himself, he का himself। मैं इसको just a moment I'll erase it। हाँ, तो हमने हम्म तो हमने उसमें देखा था he का बन रहा था himself, then ourselves, myself, yourself, yourselves, according to all the personal pronouns that we use. If these are the pronouns, they refer back to the subject and the noun or pronoun for which they are used for. Demonstrative pronoun में हमने देखा था हम यूज करते हैं this, that, these and those. That means to specify a spatial object which is right in front of us and to denote it, we use demonstrative pronoun. इसके कुछ कुछ बेसिक रूल्स थे जिसको मैं कवर करना चाहूँगा, बिकॉज द रूल्स रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जब भी हम डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के सेम क्वालिटी को, लाइक हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस किया था, या फिर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा कि ताजमहल, द ताजमहल, एक्चुअली द ताजमहल is more beautiful. The Taj Mahal is more beautiful than, we can say, the pyramids. Of course, ताजमहल के सामने पिरामिड्स आर ऑफ नो वैल्यू। हमारे देश की ये एक शान रही है और होनी भी चाहिए। देन इसी को अगर मैं अदर सेंटेंसेस में लिखूं कि द ब्यूटी ऑफ the Taj Mahal, the beauty of the Taj Mahal is of greater importance than that of pyramids, that of the pyramids। तो हमने यहाँ पे that का यूज इसीलिए किया बिकॉज वी आर रेफरिंग टू व्हाट, वी आर रेफरिंग टू द ब्यूटी ऑफ द पिरामिड्स। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे that का यूज किया। एंड सिमिलरली हम लोग this का प्रयोग हमेशा यूज करते हैं आफ्टर द सेंटेंस विच इट फॉलोज, एंड इट का यूज करते हैं बिफोर द सेंटेंस दैट इट इज गोइंग टू फॉलो। लाइक इट इज ट्रू दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी को इन अदर लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें कि सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, एंड दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो हमारा फोर्थ काइंड है। एक्चुअली मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, हाँ, द फोर्थ काइंड which we have is indefinite pronoun. Now, what are indefinite pronouns? A pronoun that refers to a person or a thing in general, but in actually means actually we do not exactly know about the person or the thing. Like
someone someone go and switch off the TV. Switch off the TV. Now what is happening here is there are so many people in and around here, और हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक जाओ और जाकर टीवी को स्विच ऑफ कर दो. सो यहाँ पे हमने समवन की तो हम पर्सन की तो बात कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली किस पर्सन की बात कर रहे हैं that is not defined, and that's why someone and some other pronouns like no one, none, anyone, anyone, all these kind of pronouns, they all are indefinite pronoun because they do not define for whom they are being used for. तो ये सब, चलिए ये सब तो कुछ एग्जाम्पल हो गया. अब मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर लेता हूँ. इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट यूज, वी कैन से बेटर, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ indefinite pronoun. नंबर वन इज कि वन आपका, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि वन मस्ट लव वंस ओन कंट्री, तो वेन एवर वी यूज वन एज अ प्रोनाउन, वन ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. वन ऑलवेज repeats itself in the sentences. In the sentences. Like अगर हम यहीं पर करें कि one must love his country, one must love his country, या फिर अगर यही कोई फीमेल के लिए हम यूज करना चाहें तो one must love her country. अब देखिए दोनों ही सेंटेंसेस में हमने जो हिज और हर का यूज किया है दैट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि वन जो है दैट इज अनस्पेसिफाइड, वन जो है अनस्पेसिफाइड है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन एवर वन कम्स इन अ सेंटेंस तो वन ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. तो यहाँ पे हिज और हर की बजाय होना चाहिए था वंस कंट्री. वंस कंट्री. वन मस्ट लव वंस कंट्री. हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए, मतलब अपने देश का आदर करना चाहिए. रूल नंबर 2 सेज दैट कि जब भी हम स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात ना करें और वन के अलावा किसी भी और, जैसे नो वन, नन या फिर एनी वन, समवन का यूज करते हैं एज इंडेफिनिट प्रोनाउन, देन वी हैव टू कंसिडर इट एज मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर इज ऑलवेज कंसिडर्ड वेन एवर, ये होता है हमारा जनरल केस. और जनरल केस कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको स्पेसिफिकली बताया ना जाए कि दैट वी आर यूजिंग वन, नन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी फॉर लेट्स से फीमेल, till that point of time we have to consider it as masculine gender. जैसे 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 मैं इसको इरेज करके फिर से आगे बताता हूं. जैसे में आप कह लीजिए कि everybody was getting ready, everybody was getting ready for his show. Although it is indefinite, but till the time we are not specifically saying about females or the feminine gender, we have to consider this everybody as masculine gender, and that's why we are using his here. उसी तरह अगर मैं इसको स्पेसिफिकली अगर एग्जांपल देना चाहूँ फॉर फेमिनिन जेंडर, एंड दैट वुड बी कि everyone of Miss India contestants was getting ready for his or her show. अब देखिए जो स्पेसिफिकली फेमिनिन जेंडर केस का बात किया जा रहा था ना, वो यहाँ पर है मिस इंडिया. और मिस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किसके लिए? फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड दैट्स व्हाई हियर यूज ऑफ हिज इज रॉन्ग एंड यूज ऑफ हर इज राइट. तो एवरीवन ऑफ मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स वाज गेटिंग रेडी फॉर हर शो. बट
जब भी हम मेंशन ये नहीं करेंगे कि मिस इंडिया के लिए या फिर किसी चीज के लिए, देन वी हैव टू कंसीडर इट एज masculine gender. Moving on to the next one, and the next rule says that कि जब भी देखिए इधर होता है, इधर एंड नीदर, तो इधर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, कोई एक, और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए whenever we have to talk about more than two person in general about whom we don't know, तो हमको रिप्लेस करना है either will be, either will be replaced by anyone, either will be replaced by anyone, and neither will be replaced by none. Either to be replaced by anyone and neither to be replaced by none. And by example, if I have to show you, then I couldn't connect to any one of the three, or any one of them if the number of the people is more than 2. यहाँ पर जैसे देखिए है यहाँ पे कि I couldn't connect to any one of the three, और यहीं पर अगर हम 2 की बात कर रहे होते then the sentence would have been I could not connect to either of them. I could not connect to either of them, यानी मैंने दोनों में से किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाया, और यहाँ पर होता है कि मैं तीनों में से किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाया. सो whenever we have to, whenever we have to use any kind of the indefinite pronoun for more than 2, then we have to use anyone and not either. Similarly for neither के भी केस में होता है कि जैसे हम कहें कि none of his body parts, none of his body parts is working, none of his body parts is working. तो देखिए बॉडी पार्ट्स जो है इट इज वेरी वेरी डेफिनेट कि इनकी संख्या कभी भी 2 नहीं होगी. बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, दे आर नॉट इवन स्पेसिफाइड, और इसीलिए हम यहाँ पे नीदर का यूज ना करके नन का करेंगे. क्यों? क्योंकि नन, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और नन का मतलब होता है कोई भी नहीं. तो यहाँ पे 2 बॉडी पार्ट्स नहीं है, दे आर मोर देन 2, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नन हियर. अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा काइंड है प्रोनाउन का उस पर बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का जो किस्सा है वो बड़ा ही गजब का है, और मैं गजब का इसको इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हल्का फुल्का जुड़ा हुआ है. और क्यों जुड़ा हुआ है कि जैसे देखिए हु इज इट हु इज standing, who is standing on the door. इसका मतलब क्या निकलता है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है. Here who is a pronoun which is being used for interrogation, or you can say asking questions, and that's why it is here used as interrogative pronoun, interrogative pronoun. लेकिन इसी को अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करें, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करें, लाइक ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु हैज टॉप्ड द क्लास, ही इज द बॉय हु हैज टॉप्ड द क्लास. अब देखिए यहीं पर ये जो हु का यूज है, इट हैज चेंज्ड इज मीनिंग फ्रॉम कौन टू जो. ये वही लड़का है जिसने क्लास में टॉप किया है, क्लास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. तो अगर ये जो सेम वर्ड है ये अगर फर्स्ट में एज अ क्वेश्चन भी इस्तेमाल किया जाए तो इट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर यूज हो रहा है देन इट्स मीनिंग चेंजेस, एंड नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन निकल के आता है वो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द प्रोनाउंस दैट रेफर और रिलेट्स टू सम नाउन व्हिच कम्स आफ्टर दिस प्रोनाउन, व्हिच कम्स आफ्टर दिस
प्रोनाउन, यानी हमने ये जो ऑलरेडी यूज कर लिया है इसी के संबंध में आगे कुछ बात कही जा रही है कि ये वही लड़का है जिसने क्लास में टॉप किया है। तो some other examples of relative pronouns that I would like to write are whom भी होता है, whom, then we have which, where, and etc. There are others too. We will discuss about them one by one. Now, some of the uses of relative pronouns. Uses of relative pronouns. चलिए सबसे पहला यूज हम देखते हैं। सबसे पहला यूज ये है कि आफ्टर एनी काइंड ऑफ सुपरलेटिव डिग्री वी यूज दैट इन प्लेस ऑफ हु और विच। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा, चलो मैं इस रूल को पहले लिख ही देता हूं कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री किसकी? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव that is preferred over who और which। अब देखिए ये एक तरह से यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग एरर्स के बारे में बात करें कि कहां पर हमारा हु हम लोग जनरली सेंटेंस में यूज करते हैं बट दैट इज मोर प्रेफर्ड और उसको ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं कि इट इज द बेस्ट book, and instead of using which I have ever read, we will use that I have ever read. Like, this is the best book that I have ever read. It is the best movie. It is the best movie. It is the best movie that I have ever watched. तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, इंस्टीड ऑफ यूजिंग हु और विच वी प्रिफर दैट इन दैट प्लेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारा कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑल, सेम, any, only, nothing, any, only, nothing, the only, etc. After which, instead of using any kind of other relative pronoun, we prefer use of that. For an example, it is the same book. It is the same book that I read yesterday. It is the same book that I read yesterday. उसी तरह आपने एक तो इडियम सुना ही होगा कि all that glitters is not gold। तो देखिए ये जो हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं, after them, instead of using other relative pronouns like who, which or what, we have to use that। अब ये तो था कि हम कहाँ पर मतलब इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जनरली कहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज होता है। लाइक जब भी हम बात करते हैं, किसी से सेंटेंस वगैरह पूछना होता है, तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि शी इज द गर्ल who was diving in the sea। She is the girl who was diving in the sea। यानी हम लोग इसी गर्ल के बारे में बात करते हुए आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं दैट इज हु। मतलब हु का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है
एंड whom का यूज, there is another word from this which is whom, we use it as object, और ऑब्जेक्ट की तरह हमको यूज कैसे करना है, इसी से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल whom I met yesterday, she is the girl whom I met yesterday. अब देखिए I met yesterday, this is the we can say आपका, ये आपका मेन सेंटेंस है, और इसी का जो ऑब्जेक्ट के लिए हम डिनोट कर रहे हैं she को, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग whom. तो who का यूज आपको सब्जेक्ट के लिए करना है एंड whom का यूज आपको ऑब्जेक्ट के लिए करना है. चलिए इसके बाद एक रूल और होता है, एंड द रूल सेज कि all the relative pronouns they should be placed as near as possible to its antecedents. All the relative pronouns should be used placed, better we can say placed as near as its antecedent. एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड. फॉर एन एग्जांपल इफ आई हैव टू से कि द ऑफिस विच हैड ब्यूटीफुल इंटीरियर, जैसे मैं एक रॉन्ग सेंटेंस लिखता हूं एंड देन आई विल राइट द राइट सेंटेंस, कि द ऑफिस was located in the office was located in the heart of the town which had beautiful interior decoration. Beautiful interior decoration. अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये हमको, ये जो सेंटेंस है ये हमें सही लग सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो हम इसकी क्वालिटी बताने जा रहे हैं ना विद द यूज ऑफ विच, रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करके हम जो इसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, इट शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट कहने का मतलब ये होता है कि फॉर विच, मतलब हम लोग जिसकी क्वालिटी बता रहे हैं, और हम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ऑफिस की क्वालिटी बता रहे हैं. देन द इम्प्रूव्ड सेंटेंस आई वुड रेदर लाइक टू से वुड बी कि the office which had beautiful interior decoration is located was located in the heart of the town. तो हमने क्या किया है, सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बस हमने क्या किया है कि ये जो विच का जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो क्वालिटी बताई जा रही है, इसको हमने प्लेस कर दिया है एज नियर एज ऑफिस जिसके बारे में हम ये बात कह रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई नाउ द सेंटेंस हैज बीन इंप्रूव्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोनाउन व्हिच इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. And we all know what does interrogative sentences mean. That means asking questions. Now all the pronouns that are used for asking questions, they are known as interrogative pronouns, like who, which, where, when, what, how, etc. These are some of the we can say these are some of the question words. वो pronoun है जिन्हें हम generally अपने sentences में use करते हैं because we are asking for some specific thing, और उसी चीज को हम denote करते हैं अलग अलग interrogative pronoun से. Like whenever we are talking about some person, whenever we have to टॉक अबाउट सम पर्सन, और उस पर्सन के बारे में पूछना होता है कि किसने यह काम किया, हु हैज डन दिस वर्क, तो पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं. अगर दो चीजों के बीच में चॉइस वगैरह करना होता है या फिर किसी
नॉन लिविंग थिंग के लिए हमको वो चीज पूछना होता है तो हम उसको विच से पूछते हैं। प्लेस के बारे में क्वेश्चन करना होता है, प्लेस से रिलेटेड तो हम वेयर का यूज करते हैं, टाइम से रिलेटेड व्हेन का यूज करते हैं। किसी से हम रीजन वगैरह पूछते हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप कुछ भी पूछते हैं देन हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। किसी से भी अगर किसी प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन लाइक हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, तुम यह काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो यह काम करना ही नहीं चाहिए था। या फिर हाउ कैन यू पॉसिबली अचीव दिस with such resources, with such resources, यानी इतने कम रिसोर्सेज में भी, इतने कम अब संसाधनों में भी तुमने यह काम कैसे कर दिखाया। तो वेन एवर वी आर आस्किंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, वहां पर हम हाउ का यूज करते हैं। तो गाइज ये तो था अभी तक का हमारे जितने भी प्रोनाउंस के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे उनके बारे में। हमने छह अलग अलग टाइप देखे प्रोनाउंस के, और उनसे रिलेटेड जो उनके यूज हैं या फिर उनको छोड़ के उनके प्लेसेस पर हम क्या यूज करते हैं, ये सारे रूल्स हमने देख लिए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज लेकर आया हूं, और इस एक्सरसाइज में हमें जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे फाइंड आउट करने हैं कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज सम एरर एंड विच कैन बी इम्प्रूव्ड। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। The master did not know who of the servants broke the glass. The master did not know who of the servants. अब देखिए यहाँ पर who of the servants में थोड़ा सा एरर है, और एरर क्या है यहाँ पे, सर्वेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है। सर्वेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल, और who हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दैट्स व्हाई यूज ऑफ who इज रॉन्ग इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और who की जगह अगर हम which का यूज करते कि द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों? बिकॉज विच का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं, और यहाँ पे हमारा सर्वेंट्स प्लूरल है, तो दिस विल बी यूज ऑफ विच विल बी एक्यूरेट, करेक्ट। और हु हमको जनरली सिंगुलर के लिए यूज करना है। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। द रूलिंग पार्टी स्टूड for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. अब देखिए यहां पर एक इश्यू है, द रूलिंग पार्टी। देखिए रूलिंग पार्टी क्या होता है कि ऑब्वियसली पार्टी जो है दैट इज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल होने के बावजूद ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इनका एम जो होता है that is singular. The aim of this party is singular, and that's why use of there is erroneous, and instead of this we should have used its. हमको यहाँ पे its का यूज करना चाहिए था कि the ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake its political existence. क्योंकि पहली बात तो ये कि आपका क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, ग्रुप को डिनोट कर रहा है, और जब भी कलेक्टिव नाउन होता है तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं, एंड वी हैव टू ट्रीट इट एज सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इसका जो एम है वो यूनिडायरेक्शनल है, वन है। वेयर एवर दे गो द इंडियंस इजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। वेयर एवर दे गो द इंडियंस इजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। अब देखिए हमने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कि जो कुछ स्पेशल वर्ड्स होते थे, अडेप्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, इंक्वायर हो गया, तो इन सारे वर्ड्स के बाद डेफिनेटली यू हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और यहाँ पे इंडियंस है, प्लूरल है, तो अडेप्ट के बाद हमारा देमसेल्व्स का यूज करना चाहिए था, देमसेल्व्स का यूज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इन कुछ वर्ड्स के बाद reflexive pronouns are definitely used, और Indians चूंकि plural है and that's why we have to use some plural reflexive pronoun. चलिए moving on to the next one. He is not one of those who will help everybody
whom he meets। अब देखिए यहाँ पे एवरीबडी, यहाँ पे एवरीबडी का बात किया जा रहा है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज। दोज क्या है? दोज सिंगुलर की प्लूरल है। दोज हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है। दोज हमारा एक प्लूरल प्रोनाउन है। अब इन्हीं की क्वालिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और कौन सी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है? कि हु विल हेल्प एवरीबडी whom इंस्टीड ऑफ ही मीट्स, यहाँ पर होना चाहिए था दे मीट्स। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए था दे मीट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन सारे लोगों की बात की जा रही है जो मिल अपने अपने से उन लोगों की मदद करते हैं जो उनसे वो मिल चुके हैं। सो ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी whom दे, यहाँ पे मीट्स नहीं होना चाहिए, मीट होना चाहिए, whom दे मीट। नाउ द सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा इंक भी चेंज कर लेता हूँ। येलो येलो बहुत देर से हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is not easy for anyone to command respect from both one's friends and critics as Dr. Neil did for his integrity and honesty। अब देखिए यहाँ पर एक इश्यू है। इश्यू क्या है? हमने यहाँ पर वन का यूज किया है, एंड वन ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ व्हेनेवर वी हैव टू प्लेस अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने वंस फ्रेंड तो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स के सामने हमें वन का यूज करना चाहिए था, और यहाँ पे होना चाहिए था कि वंस फ्रेंड एंड वंस क्रिटिक्स। वंस फ्रेंड एंड वंस क्रिटिक्स, यानी ये सभी लोगों के लिए ये आसान सी बात नहीं होती है कि अपने दोस्त और दुश्मन, यानी क्रिटिक्स को हम दुश्मन तो नहीं कह सकते, यानी आलोचना करने वाले, ठीक है ना, जो आपको कोई भी काम करने से रोकते हैं, सभी से रिस्पेक्ट प्राप्त करना ये सबकी बात नहीं होती है। एंड ये जो एनी वन है, वन जो यूज हुआ है, इसीलिए हमने बार बार वंस, और यहाँ पर भी वंस का यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। नहीं, वन का यूज हो चुका है, और वन का यूज हो चुका है तो यहाँ पे होना चाहिए था one's own। So C part of the sentence has error। Now 7 number, he, you and I shall manage this problem together। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर में ध्यान से देखा होगा तो उसमें था एक रूल था 2 3 1 रूल, एंड देन वी हैड 1 2 3 रूल। जब भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहे एंड ऑल थ्री प्रोनाउंस विच आर बीइंग यूज्ड आर सिंगुलर, then in that case the sequence in which we have to use them is सबसे पहले हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, देन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, और इन द एंड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा। और अफर्मेटिव को छोड़ के चाहे कोई भी फॉर्म रहे, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी हमने जो इनको यूज कर रखा है प्रोनाउंस, ये प्लूरल रहे, तब सीक्वेंस जो है वो 1 2 3 का फॉलो होता है। एंड दैट्स व्हाई पार्ट ए इज इनकरेक्ट। यहाँ पे होना चाहिए था you, he and I shall manage this problem together। चलिए 8 नंबर का, was it him who got injured in an accident this morning। अब देखिए यहां पर हमारा was it him जो है, यहां पर एक एरर है। एरर क्या है कि देखिए ये जो हमारा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यहां पर हमारा कोई भी मेन वर्ब नहीं है, वाज है, यानी हमारा जो वर्ब है वो टू बी वर्ब हो जा रहा है। टू बी वर्ब कहने का मतलब ये होता है कि उस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई भी मेन वर्ब ना हो, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब भी होता है वो टू बी वर्ब हो जाता है। और टू बी वर्ब्स में हमें किसी भी प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज करना होता है। नॉमिनेटिव केस का यूज करना होता है, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिम वी शुड हैव यूज्ड ही। तो was it he who got injured in an accident this morning? So part A of the sentence had an error, जिसको हमने करेक्ट करके ही कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। चलिए ये कर लेते हैं 9 नंबर, as soon as
he saw his mother, he ran to her and embraced. As soon as he saw his mother, he ran to her and he embraced her होना चाहिए. And whom did he? हाँ, सॉरी, देखिए, as soon as he saw his mother, he ran to her and embraced her. embrace जो आपका वर्ब है, ये जो इंक है थोड़ा उतना जच नहीं रहा है, इसको थोड़ा मैं इस कलर में कर लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइट होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा. हाँ, बीच बीच में रुक रुक के थोड़ा कभी कभी सिस्टम इश्यूज आ जा रहे हैं, सो ignoring that we'll move forward. हाँ, तो as soon as he saw his mother, he ran to her and embrace के बाद भी हमारा her क्या है, मिसिंग है. अगर हम यहाँ पे हर का यूज कर देते तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम एक वर्ब कर रहे हैं. हम मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक वर्ब परफॉर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और क्रिया के साथ साथ देयर शुड बी समबडी ऑन विच द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ब इज बीइंग फेस्ड. और या इसका कहने का सीधे से मतलब ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए. तो रैन के लिए तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन embraced के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हर विथ embrace, एंड दैट्स व्हाई पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग. 10 नंबर, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, ड्यू टू मी होना ही नहीं चाहिए. देखिए यहाँ पर हमारा ड्यू टू लग गया और फिर से यहाँ पे बीइंग वर्ब आ गया. बीइंग वर्ब या फिर टू बी वर्ब जहां भी आता है, ऑल द प्रोनाउंस दे शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस. दे शुड बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, जिसका एग्जांपल अभी हमने जस्ट बैक देखा था. अगर मैं आपको वापस ले चलूं, हाँ, तो देखिए यहीं पर था हमारा कि टू बी वर्ब यूज हुआ था, एंड दैट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिम वी हैड टू यूज ही. और सेम चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि ड्यू टू मी बीइंग आ गया, टू बी वर्ब आ गया, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मी वी हैव टू यूज आई. चलिए अगला देखते हैं. द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट. देखिए ऑडियंस है मोर देन वन, और मोर देन वन है, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राउड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स वी हैव टू यूज देयर सीट्स. सबकी अलग अलग सीट्स होंगी ना, एंड दैट्स व्हाई सीट्स प्लूरल है, तो सीट अलग अलग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देयर का यूज करना है. अ साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हॉन्चेस एंड हिज डाटा वेयर एवर इट मे लीड. अब देखिए हमने अलग अलग चीजों का यूज किया है, हिज हॉन्चेस एंड हिज डेटा, और जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके साथ जो इसका ये होगा डिसेंडेंट प्रोनाउन होगा, जो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन होगा, दैट शुड आल्सो बी प्लूरल. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट वी हैव टू यूज दे मे लीड. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद है आई एम यूज्ड टू मैनी गेस्ट्स एवरी डे बट देयर वाज नन टुडे. देखिए ये जो हमने नन का यूज किया है ना, वी आर यूजिंग इट फॉर गेस्ट्स, यानी हम मैं मतलब मेरे घर पे रोज बहुत सारे गेस्ट आते थे और मुझे इसकी आदत लग चुकी थी, बट आज कोई भी नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो वॉज है ना, वॉज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे वर से. वॉज को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, वर से रिप्लेस कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये जो नन है मैनी गेस्ट्स के लिए यूज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड आल्सो बी प्लूरल. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड. नहीं, जब भी दो चीजों की नंबर ऑफ द व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड और मेन रोड, दो चीजों की सेम क्वालिटी को जब भी हम कंपेयर करते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी, नंबर ऑफ द व्हीकल्स, ये है हमारी क्वालिटी. और जब भी हम दो चीजों की सेम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, देन के बाद हमेशा दैट का यूज होना चाहिए, दैट ऑफ द मेन रोड होना चाहिए, कि द नंबर ऑफ द व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन दैट ऑफ द मेन रोड. तो हमारा पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैड एन एरर. चलिए 15 नंबर, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन
ओल्ड पीपल्स होम। देखिए डेस्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जिसका कोई घर बार नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि अनाथ घूम रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर बीइंग अ डेस्टिट्यूट, बीइंग जो वर्ब आता है ना, टू बी वर्ब, इसके साथ हम प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई भी हमारा प्रोनाउन नहीं है। तो अब अगर प्रोनाउन नहीं है देन वी हैव टू प्लेस अ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? यहाँ पे हमने हिम का, मैंने एडमिट कराया उसे, तो उसे के लिए हम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स home, and that's why a part of the sentence had an error. Now 16 number, one should make his। देखो देखिए फिर वही बात है, वन का हमने यूज कर दिया तो फिर his आ रहा है। ये क्या ही कहा जाए, once होना चाहिए कि one's best effort if one wishes to achieve success in this organization। चलिए आगे, मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज। देखिए हु यू वॉन्ट टू सी, हमारा एक ऑलरेडी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कोई वर्ब है, तो अब सब्जेक्ट का वर्ब जो है, वर्ब का इंपैक्ट किसी पे पड़ना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज ना करके whom का यूज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैड एन एरर। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर में है कि आवर, आर्स इज द ओनली कंट्री, आवर इज द, आवर नहीं होना चाहिए, आर्स होना चाहिए। आर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ जी, इसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलत है। आवर क्या है हमारा? आवर एक रिलेटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर कार, तो आवर के बाद कोई ना कोई नाउन हमेशा यूज होता है, एंड दैट्स व्हाई आर इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से कभी भी हमको सेंटेंस का शुरुआत हम कर ही नहीं सकते हैं। दैट शुड बी इधर नाउन और अ प्रोनाउन, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ आर इट शुड बी आर्स। चलिए 19, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड। इंजॉय भी वो स्पेशल वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, इसीलिए यहाँ पे इंजॉयड हिमसेल्फ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सबसे बेस्ट चीज यही होगी कि जो स्पेशल वर्ड्स है हमारे, एवर्ट है, एडेप्ट है, एडजस्ट है, इंक्वायर है, इंजॉय है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उनको याद कर लेंगे कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। अगर आपको ये चीज दिमाग में रहेगा देन रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू विल नेवर एवर कमिट एन एरर। चलिए एंजॉयड हिमसेल्फ होना चाहिए। इसके बाद इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। देखिए दोज चीट्स अ लेसन, यहां पर एक गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है? इफ आई वर हिम की जगह पर अगर देखिए यहाँ पर हिम का यूज जो है ना, वर है। हाँ देखिए इस सेंटेंस में आपका कोई भी, आपका क्या है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब इसमें है ही नहीं। और जब मेन वर्ब इसमें है ही नहीं तब दिक्कत क्या है? ये टू बी वर्ब हो गया, और टू बी वर्ब के साथ आपको क्या करना है? हमेशा नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमारा ही होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ हिम, कि इफ आई वर ही आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो एंड किया जाता है। आई होप दैट यू लर्नड सो मेनी थिंग्स, और जब आपने सीख ही लिया है देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको अगर ये अच्छा लगा और आपको इससे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुआ है, then do help your friends to achieve their dream. Share this video, like and subscribe to the channel. Thank you. Jai Hind.